नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग भारत की आर्थिक पर्यावरण विषय में कमर्शियल पॉलिसी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज बात करते हैं सन 2004 से लेके 9 तक की जो एग्जिम पॉलिसी डिक्लेयर की गई थी यूपीए सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ के द्वारा सन 2004 में। तो 2004 से लेकर 2009 तक की ये नीति थी, जिसकी प्रमुख विशेषताओं की या फीचर्स की अपन बात करें इसके बारे में, तो हम देखते हैं कि यूपीए सरकार ने इसको पिछली सरकार की आयात निर्यात नीति सन 2002 से लेकर के 7 तक के जो भी नीति बनाई गई थी उसको रिप्लेस करने की कोशिश की थी। तो इसकी फ़ीचर्स की अपन यदि डिस्कस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये सबसे पहली बात आती विकास प्रेरित निर्यातों को बढ़ाने वाली नीति थी, यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नीति थी, जिसमें अपन ने क्या सोचा था गवर्नमेंट ने कि 20% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य लेकर के ये पॉलिसी बनाई गई थी। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं कि उस समय ये सोचा था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी इन्होंने देखा कि पूरी तरह से भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा 80 अरब डॉलर से बढ़कर के 2009 तक 150 अरब डॉलर हो जाए, यानी 0.7% से बढ़ाकर 1.5% तक ले जाने का एक लक्ष्य लेकर के गवर्नमेंट चली थी। तीसरी बात आती नीति के उद्देश्य एवं रणनीति। इस नीति का उद्देश्य क्या था? नीति का उद्देश्य था कि सन 2009 तक इसको अपन दुगना भी कर दें और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाए, विदेशी व्यापार के नियंत्रणों से मुक्त कर दिया जाए, प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए, लागतों को कम किया जाए, निर्यात उत्पादों के निवेश साधनों पर करों का भार घटाया जाए, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो किए जाएं या डेवलपमेंट किया जाए, जिसके लिए हमें जो कैपिटल गुड्स होती है या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनकी आयात को हम सरल बनाएं, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक नेटवर्क है, उसको अपन स्ट्रेंथन करें, यानी सुदृढ़ करें। तो ये कुछ बातें लेकर के, उस उद्देश्य लेकर के इस नीति को बनाया गया था। जो व्यापार मंडल की भूमिका को भी हम लोग रिडिफाइन करना चाहते थे, विदेशी व्यापार बढ़ाना चाहते थे, तो भारतीय दूतावासों को सक्रिय करने की रणनीति, यानी जो स्ट्रेटजी लेके चले थे, उसमें हमने देखा जो एम्बेसीज़ हैं, उन एम्बेसीज़ को भी हम लोग आगे उनका भी रोल इसमें इम्पॉर्टेंट प्लेस किया जाए। फिर इसका जो फीचर आता है फोर्थ, वो आता है निर्यात व्यापार और रोजगार सृजन क्षेत्रों की पहचान करना, यानी रोजगार की संभावनाओं को ट्रेस करना, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है, एग्रीकल्चर है, या हथकरघा है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, जो लेदर है, फुटवियर है, ये जो कुछ विशेष क्षेत्र है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, उसमें हमने सोचा कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई जा सकती है। ये एक इसका फीचर था। विशेष कृषि उपज योजना। विशेष कृषि उपज योजना क्यों? क्योंकि जैसे अपन कहते हैं फ्लावर्स के बारे में बात करते हैं, या फ्रूट्स की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, फॉरेस्ट एरिया में क्या प्रोडक्शन हो सकता है उसकी बात करते हैं, तो उसमें निर्यातों में तेज़ी लाने के लिए योजना शुरू की गई थी, जो कृषि क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कि निर्यातों को बढ़ाया जा सके। और कृषि उत्पादों के निर्यातों को निवेश साधनों एवं अन्य वस्तुओं के आयात हेतु शुल्क मुक्त ऋण की पात्रता। उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए ये किया गया कि 5% शुल्क मुक्त जो लोन है, जिस पे कोई टैरिफ नहीं लगाया जा सके, वो उस तरह से कृषि उत्पादों की हमने ये सोचा कि गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि जो कृषि क्षेत्र के निर्यात है वो कैसे बढ़ाया जाए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने का एक उद्देश्य लेकर चले थे। फिर कृषि क्षेत्र हेतु निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान, यानी जो भी हमको कृषि क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है उसके लिए हमें पूंजीगत सामान की व्यवस्था करनी है। तो ये इसका एक फीचर था कि कृषि क्षेत्र के भी जो मशीनरी है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, वो मंगाए जाए, जिससे कि कृषि क्षेत्रों में भी निर्यातों में वृद्धि हो सके। कृषि निर्यात क्षेत्रों के विकास हेतु बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए राज्यों को भी असिस्टेंस दी जाए, जो अपने अपने स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने एग्रीकल्चर एरियाज़ में एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट करें, इसकी व्यवस्था की जा सके।
और जो ट्यूबर है, जो सीड्स फैसिलिटीज़ है, कल्टीवेशन की फैसिलिटीज़ है, उनको बढ़ाने के लिए इंपोर्ट्स को इन्होंने लिबरलाइज़ करने का फीचर रखा, या उसकी एक टारगेट रखा कि हम इंपोर्ट को भी लिबरलाइज़ करें, जिससे कि हमें अच्छे बीज मिल सके और कल्टीवेशन की जो टेक्निक्स हैं वो हमें प्राप्त हो सके। ये एक फ़ीचर लेकर के चले थे। फिर आता है कि औषधि पौधों, जड़ी बूटियों और उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से हम इसके एक्सपोर्ट में भी लिबरलाइजेशन ला सकते हैं, ये किस पॉलिसी में सोचा गया। हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय करना, कि जो हम लोग ये कह रहे हैं कि 5% तक इन्होंने टैरिफ फ्री किया इंपोर्ट में, और जो भी हम सैंपल्स लेने हैं या देने हैं उसमें भी उन्होंने हमको क्या कहना चाहिए कि टैरिफ से कम कराया, उसकी जो शुल्क मुक्ति की गई। छोटे निर्माताओं के उपकरणों और इंस्ट्रूमेंट्स के आयात के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद को उन्होंने ऑथराइज़ किया, और एक नए हस्तशिल्प विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना का इन्होंने प्रावधान किया। रत्न एवं जवाहरात क्षेत्र के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाएं की गई, क्योंकि ये जेम्स एंड ज्वेलरी एक ऐसा एरिया है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और उसके लिए हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करना होता है और एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो जो निःशुल्क मूल्य के 2% तक के जो टैरिफ है, उसको हमने देखा कि उसके इंपोर्ट को तो फ्री करा जाए, और जो जेम्स एंड ज्वेलरी है उसको भी हम जो हार्बर है या जहाँ से उसको भेजा जाता है 2% तक उन्होंने उसकी शुल्क में मुक्ति करने की डिक्लेयर किया। और ये कहा कि एक ही जो प्रोडक्ट है उसके रॉ मटेरियल यदि हम इम्पोर्ट करना चाहें तो उसमें भी उनको फ़ायदा दिया जाए, और 1 लाख रुपए तक जवाहरातों के वाणिज्यिक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात में वृद्धि की जाए, और 18 कैरेट और उससे ऊपर के स्वर्ण आयात की मजदूरी देना आदि को इसमें तय किया गया। लेदर और फुटवियर में भी विशेष तौर से इसमें ध्यान दिया गया कि निवेश साधनों, संयंत्रों, मशीनों पर सीमा शुल्क में कमी कर दी जाए, और फुटवियर जो निर्माता जो कंपनियां उनको 3% तक शुल्क मुक्त आयात, क्योंकि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है लेदर जो फुटवियर इंडस्ट्री उसके लिए। तो ये चीज़ें जिससे कि इन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा सके, ये इस जो पॉलिसी है इसका हमने लेकर के चले, और इसमें शुल्क मुक्ति 5% तक भी देना गया, और जो इसके लिए पात्र कंपनियां हैं उनकी सीमा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। चमड़ा उद्योग के ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए आयातों को जो भी उपकरण हमें चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उनके आयात को सीमा शुल्क से छूट देना, कस्टम्स वगैरह में छूट देना, इस तरह से कोशिश की गई कि किस रूप में हम फुटवेयर इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं, इंपोर्ट के द्वारा और एक्सपोर्ट के द्वारा। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की प्रारंभिक सीमा को घटाया गया। ये जो भी है ये हैंडीक्राफ्ट्स के लिए या हैंडलूम्स के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, फुटवियर के लिए 1000 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ रुपए हमने इसमें कर दिया गया। यानी सीमा जो थी वो एक्सीलेंस की सीमा 1000 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ कर दी गई। टारगेट प्लस नामक नई योजना शुरू की गई, मतलब जिसमें हम लोग निर्यातकों को उनके अतिरिक्त निर्यात पर निःशुल्क आयात की सुविधा यानी ड्यूटी फ्री क्रेडिट करने की कोशिश की गई। इसके अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 20%, 25% और 100% अधिक निर्यात करने की स्थिति में इन्होंने ड्यूटी फ्री जो किया वो 5%, 10% और 15% की ड्यूटी फ्री क्रेडिट उनको देने की घोषणा की गई। और सर्व फ्रॉम इंडिया एक नई स्कीम चालू की गई कि एक जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं 5 लाख रुपए की जो फॉरेन एक्सचेंज जिनको मिलता है और 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करते थे, तो उनके द्वारा विदेशी मुद्रा के 10% शुल्क मुक्त हकदारी यानी ड्यूटी फ्री क्रेडिट के लिए वो पात्र माने गए, उनको ऑथोराइज़ किया गया कि आपको ड्यूटी फ्री क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये कोशिश थी कि घर बैठने का यहाँ मीनिंग है कि वो किस प्रकार से सर्विस प्रोवाइड करके वो गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देते हैं, तो उन्हें विशेष तौर से कुछ फ्री या कुछ उनको ड्यूटी फ्री क्रेडिट दिया जाए। सर्विस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो चुनिंदा सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक काउंसिल बनाई गई कि किस किस का
एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन्स बनाए गए, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वैसे ही इन्होंने फ्री ट्रेड और वेयर हाउसिंग जोन्स बनाए गए कि ट्रेडिंग कंपनियों को अपना सारा सुविधाएं उपलब्ध करा सके। जब तक वो बाहर नहीं जाता माल तब तक ये इसमें वेयर हाउसिंग का काम भी कर सके। और उसके लिए 100% तक विदेशी जो FDI था उसकी हमने परमिशन दी और न्यूनतम जो खर्चे हैं वो 100 करोड़ रुपए रखा गया। ये इसलिए किया गया जिससे कि हमको जब तक माल को एक्सपोर्ट नहीं हो जाता वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ एक्सपोर्टर को दी जाए। और सर्विस टैक्स से भी उनको मुक्ति दी गई। स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस बनाए गए जिसमें कि 3 वर्षों के निर्यात निष्पादन के आधार पर ये उनको एक जैसे 1 स्टार से 5 स्टार तक की ग्रेड दी जाती है और उसके आधार पर 15 करोड़ रुपए के निर्यात की शर्त रखी गई। और जो 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस थे उनके लिए 5,000 करोड़ रुपए की सीमा रखी गई। तो ये कुछ डेडलाइंस दी गई कि हाँ इसके बाद यदि आपका एक्सपोर्ट होता है तो आपको स्टार एक्सपोर्ट हाउस माना जाता है। और विदेशी मुद्रा खातों में भी जो हमें मिलता है एग्जिम पॉलिसी में निर्यात जो यूनिट्स हैं उनकी सुविधाओं में वृद्धि के क्रम में जो भी प्राप्तियां थी उनको विदेशी मुद्रा में आप रख सकते हैं। वो लोग मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है उसमें वो लोग उसको मेंटेन कर सकते थे। एक उन्होंने बताया निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना का उदारीकरण, यानी लिबरलाइजेशन किया जाए, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट बनाया जाए और उसमें लिबरलाइजेशन किया जाए। टाइट पॉलिसी की जगह लिबरल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी। अवधि संबंधी प्रतिबंध के बिना पुरानी मशीनरी की आयात की मंजूरी भी दी गई कि मशीनों के आयात को बहुत इजी बनाया जा सके जिससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ के नई टेक्निक की मशीन को इंपोर्ट कर सके और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक योजना को भी लागू रखा गया, किंतु इंपोर्ट्स पे शुल्क को प्रभावहीन करने के लिए WTO के प्रावधानों के अनुरूप किसी अन्य योजना के द्वारा प्रतिस्थापित करने का। अब यहाँ पे चक्कर क्या है कि जो आयातित जो हम लोग EPV योजना को लागू रखना चाहते हैं, किंतु आयातित आगतों पर शुल्क को मतलब इनपुट्स पर जो टैरिफ लगाया जाता है उसको WTO ने हमें जो प्रावधान दिए उसके अनुरूप करना पड़ता है। तो ये भी गवर्नमेंट ने देखा कि किस तरह से ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक योजना को जारी भी रखना है और नई योजना भी लागू करनी है। बोर्ड ऑफ ट्रेड का इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जिससे कि और ये क्या कि वाणिज्य मंत्री के बजाय किसी विशेषज्ञ एक्सपर्ट की नियुक्ति की जा सके। जैसे जो बड़े बड़े बिग हाउसेस थे, कुमार मंगलम बिरला को इसका चेयरमैन बनाया गया क्योंकि वो इस एरिया के एक्सपर्ट होते हैं जो अपनी विशेष तौर से सेवाएं इसमें दे सकते हैं। और हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड में शेयर है वो 0.7 से 1.5 करने का ऑब्जेक्टिव लेके चले, टारगेट लेकर चले थे हम लोग। और राज्यों का सक्रिय सहयोग और सहभागिता पे जोर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी मशीनरी का आयात उदार बनाया गया। 31 प्रकार के बीजों की आयात शर्तों में उदारता का प्रावधान किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स की हमने इसमें बात की क्योंकि लिबरलाइजेशन का दौर चालू हो चुका था 91 के बाद। तो ये जो अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले निर्यातक थे किसी भी स्कीम में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की छूट दी गई, निर्यातों के साथ सेवा कर में छूट दी गई, लाइसेंस और हकदारियों की वैधता को 24 महीनों के लिए बढ़ाने का कहा गया, भरे जाने वाले विभिन्न फॉर्म एवं विवरणियों की संख्या में कमी की गई, क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक कार्यालयों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लेकर चले। 2004 में जो ये पॉलिसी बनाई गई बहुत ज़्यादा विस्तृत बनाई गई और कोशिश की गई कि हम किस तरीके से हमारे आयात और निर्यातों को बढ़ा करके हम इसमें अपने विदेशी मुद्रा के जो कोष हैं उनको भी बढ़ाया जा सके, ये इसमें किया गया। तो संस्थागत उपाय भी किए गए और निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना भी की गई। फ्री ट्रेड पॉलिसी पे भी स्ट्रेस दिया गया, पर फिर भी गवर्नमेंट ने ये देखा कि अपनी जो खुद की सुरक्षा, घरेलू व्यापार की सुरक्षा कैसे हम बना सकते हैं और एक ट्रांसपेरेंसी हम ला सकते हैं तो नियंत्रणों में भी कमी की जा सके और
विदेशी व्यापार नीति में विश्वास बनाया जा सके। ये 2004 से लेकर 9 तक की मूल्य नीति की जो पॉलिसी बनाएगी उसकी विशेष फीचर इस प्रकार के रहे। इसी के आगे जो आगे की पॉलिसीज़ है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।